साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का पार्ट 4। हमने हिंदी साहित्य में सभी बातों की चर्चा कर ली थी। आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आज देखेंगे हम आदिकाल। आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, कितना इसका समय माना जाता है, सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाता हमारा आदिकाल, देख लेते हैं। आदिकाल, आदिकाल का नामकरण किसने किया था? तो आदिकाल का नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो वीर गाथा काल कहा है किसने? वीर गाथा काल। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा। आदिकाल का समय कब से माना जाता है? तो माना जाता है 650 ईस्वी से 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। कब तक माना जाता है? 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। अब इसमें आदिकाल का नामकरण करने के लिए हमें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले आ जाता है कि आदिकाल का नामकरण करने के लिए कितने पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी? तो 12 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी। कितने? 12 पुस्तकों की। तब जाके आदिकाल का नाम आदिकाल ही रखा गया। तो देख लेते हैं 12 पुस्तकों को बारी बारी से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी पुस्तकें इनके लेखक पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक तरफ डालिए पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम, फिर उसके बाद लेखक, पुस्तक लेखक, फिर उसके बाद उसका समय डाल दीजिए। समय। सबसे पहले पुस्तक आ जाती है हमारी कौन सी? तो सबसे पहली पुस्तक है विजयपाल रासो। कौन सी? विजयपाल रासो। पुस्तक का नाम क्या है? विजयपाल रासो। तो इसके लेखक कौन माने जाते हैं? इसके लेखक माने जाते हैं नाल्हे सिंह। कौन माने जाते हैं? नाल्हे सिंह। याद रखिएगा, नाल्हे सिंह। अब इसका समय कब? तो ये समय माना जाता है संवत 1350। जो ये पुस्तक थी, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1350 संवत में प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद अगली पुस्तक देख लेते हैं। इसको नोट करते चलिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि विजयपाल रासो के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नाल्हे सिंह है। फिर इसके बाद अगली पुस्तक का नाम देख लेते हैं। अगली पुस्तक है हमीर रासो। कौन सी? हमीर रासो। हमीर रासो। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक माने जाते हैं शांगधर। इनको बोला जाता है शांगधर। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शार्ग, यहाँ पर अंगा बना देते हैं, शांगधर। इसको कब प्रकाशित किया गया? याद रखिए, हमीर रासो के लेखक कौन है? शांगधर है। इसको प्रकाशित किया गया था संवत 1357 में। कब? संवत 1357 में। फिर इसके बाद अगली पुस्तक कौन है? तो अगली पुस्तक का नाम है कीर्तिलता। कौन सी? कीर्तिलता। सॉरी, देख लेते हैं। कीर्तिलता। कीर्तिलता। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ये कब प्रकाशित हुई? इसका समय माना जाता है संवत 1460। कब माना जाता है? संवत 1460। फिर इसके बाद इनकी एक पुस्तक और है, चौथा नंबर में देख लेते हैं। कीर्तिलता के बाद आई इनकी पुस्तक कीर्ति पताका। कौन सी? कीर्ति पताका।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। कीर्ति पताका, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी विद्यापति हैं। ये भी कब प्रकाशित हुई? तो ये भी संवत 1460 ईस्वी में है। फिर इसके बाद अगली देख लेते हैं पुस्तक। अगली पुस्तक है हमारी कीर्ति पताका के बाद आ जाती है हमारी कुमार रासो। कौन सी? कुमार रासो, याद रखिएगा, कुमार रासो। कुमार रासो की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता माने जाते हैं दलपति विजय। कौन माने जाते हैं? इसके लेखक माने जाते हैं दलपति विजय। ये कब प्रकाशित हुई? तो प्रकाशित हुई संवत 1180। कब? 1180 से 1205 तक। कब तक प्रकाशित हुई? 1205 तक, याद रखिएगा ये। फिर इसके बाद अगली पुस्तक देख लेते हैं। अगली हमारी पुस्तक कौन सी है? तो अगली पुस्तक का नाम है विसल देव रासो। कौन सी? विसल देव रासो। विसल देव रासो, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नरपति नाल। नरपति नाल। ये कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी संवत 1292। कब? 1292, याद रखिएगा। ये पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम जरूर याद रखिएगा। अब एक बार फिर देख लेते हैं विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के लेखक है नाली सिंह। ये संवत 1350 में प्रकाशित हुई। इसके बाद हमीर रासो। हमीर रासो के लेखक शांगधर माने जाते हैं। शांगधर, इसकी पुस्तक संवत 1357 को। इसके बाद कीर्तिलता। कीर्तिलता के लेखक हैं विद्यापति। ये संवत 1460। इसके बाद कीर्ति पताका। कीर्ति पताका के लेखक हैं विद्यापति। ये भी 1460 को संवत में प्रकाशित हुई। इसके बाद कुमार रासो। कुमार रासो के लेखक जो हैं वो दलपति विजय हैं। ये हमारी संवत 1180 से 1205 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद विसल देव रासो। विसल देव रासो के रचयिता है नरपति नाल। ये हमारी आई थी 1292 में। फिर इसके बाद अगली पुस्तक देख लेते हैं, इसमें हमारी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत ही बार पूछी जा चुकी है, सभी परीक्षाओं में ये लगभग पूछी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। चंद, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। प्रकाशित कब से हुई? तो प्रकाशित हुई थी संवत 1225 ईस्वी से, सॉरी, संवत 1225 से 1244 तक। कब? 1225 से 1244। फिर इसके बाद अगली हमारी आ जाती है, अगली हमारी है जयचंद्र प्रकाश। लेखक का नाम क्या है? वो सॉरी, पुस्तक का नाम क्या है? जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भट्ट केदारनाथ। कौन है? भट्ट केदारनाथ। भट्ट केदारनाथ। ये कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 1250 में, 25 में, सॉरी, कितने में? तो 1225 संवत है आगे सभी। फिर इसके बाद अगली देख लेते हैं, 8वें के बाद आ जाता है 9वां। 9वां हमारी थी जयमयंक जयचंद्रिका। कौन सी? जयमयंक या जयचंद्रिका। जयचंद्रिका, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक माने जाते हैं मधुकर कवि। कौन माने जाते हैं? मधुकर कवि। मधुकर कवि। इसका प्रकाशित का समय कब है? तो इसका माना जाता है संवत 1240। कब माना जाता है? संवत 1240 माना जाता है। फिर इसके बाद अगली हमारी आ जाती है, अगली हमारी है परमाल रासो। परमाल रासो। परमाल रासो, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने जाते हैं जगनीक। इसकी परमाल रासो किसकी रचना है? तो ये रचना है जगनीक की। जगनीक, संवत 1230 को।
संवत 1230। ये भी मुख्य याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है दोनों, परमाणु रासो और पृथ्वीराज रासो, ये कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद अगला आ जाता हमारा, अगली है खुसरो की पहेलियाँ। कौन सी? खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। इसी संवत 1330 कब प्रकाशित हुई? तो संवत 1330 को। कौन सी? खुसरो की पहेलियाँ। फिर इसके बाद अगली आ जाती है हमारी लास्ट, 12 पुस्तकें थी तो 12वीं पुस्तक हमारी आ जाती है विद्यापति की पदावली। कौन सी आ जाती है? विद्यापति की पदावली। की पदावली। विद्यापति की पदावली ये किसकी? तो लेखक कौन है इसके? इसके लेखक हैं विद्यापति। कौन लेखक हैं? विद्यापति। इसको कब प्रकाशित किया गया? तो ये आई थी संवत 1360। याद रखिएगा। जितनी भी पुस्तकें हैं इनके नाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जो हमारी 12 पुस्तकें थी इनमें जो हमारी 4 पहली पुस्तकें थी वो किस भाषा में है? तो उनको अपभ्रंश में माना जाता है। किसमें? अपभ्रंश भाषा में। ठीक। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश भाषा जो है ये चौपाई छंद से बना। कौन से? चौपाई। ठीक, याद रखिएगा। इसमें मात्राओं की जो संख्या थी चौपाई में कितनी मानी जाती थी? 15। इसी का हिंदी रूप दिया गया था जो चौपाई कहा जाता है। चौपाई। इसकी मात्रा कितनी गिनी जाती है? तो 16। तो याद रखिएगा जो चौपाई है वही क्या है? हमारी अपभ्रंश भाषा थी। चौपाई छंद जो था पहले उसमें 15 मात्राएं होती थी। फिर उसको हिंदी में लाने के लिए क्या किया गया? एक मात्रा उसकी बढ़ा दी गई तो हो गई 16 मात्रा। यही हमारी अपभ्रंश है। तो कितनी पुस्तकें अपभ्रंश में थी? तो 4। फिर उसके बाद जितनी 8 बनती हैं वो हमारी कितनी किस भाषा में है? तो काव्य भाषा, देसी काव्य भाषा जो है उसी में लिखी हुई है, देसी काव्य भाषा में। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो हमारी अपभ्रंश भाषा क्या होती है? तो चौपाई याद रखिएगा। देसी काव्य भाषा। देसी काव्य भाषा में कितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं? 8। और 4 हमारी कितनी है? अपभ्रंश भाषा में। जो हमारा वीर विसल देव रासो थे, कौन सी रचना? इसको भी देख लीजिए। विसल देव रासो जो मुख्य इम्पॉर्टेंट है, विसल देव रासो। जो विसल देव रासो इसको श्रृंगारिक रचना माना जाता है। कौन सी रचना? तो श्रृंगारिक माना जाता है। ये थी हमारी श्रृंगारिक रचना है। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम सिद्ध साहित्य में। कौन से? सिद्ध साहित्य में। ठीक है, देख लेते हैं सिद्ध साहित्य क्या था। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सिद्ध साहित्य। नोट्स बनाते चलिए आप लोग भी। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। सबसे पहले इसमें पूछ लिया जाता है सिद्ध साहित्यों की संख्या कितनी थी? तो सिद्ध साहित्य की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 88 नहीं मानी जाती, 84 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 84 मानी जाती है। इसके प्रमुख कवि में देख लेते हैं, जैसे सरहपा। सरहपा कौन थे? सबसे पहले कौन कवि आ जाते हैं? सिद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख कवि हैं सरहपा। कौन से? तो प्रमुख कवि हैं सरहपा। सरहपा को सिद्ध, ठीक, सरहपा। तो प्रमुख कौन कवि हैं? सरहपा। अगर पूछ लिया जाए सिद्ध साहित्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो सिद्ध साहित्यों की संख्या है 84। कितनी संख्या है? 84। सरहपा जो थे इनको सिद्ध कवियों को प्रथम कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? सिद्ध कवि में प्रथम कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा सरहपा को माना जाता है प्रथम कवि। फिर इसके बाद राहुल साकृत्यायन ने इन्हें राहुल साकृत्यायन ने ही इन्हें क्या माना था? प्रथम लेखक या प्रथम कवि माना था। किसका? सिद्ध का। फिर इसके बाद अगले आ जाते हैं हमारे सबरपा। कौन से? सबरपा।
सवर्पा कौन थे? तो इनकी रचना जो है वो चार्यापद है। जो सवर्पा है इनकी रचना का नाम चार्यापद है। कौन सी रचना? चार्यापद। इनकी भी रचना थी सरहपा। सरहपा की जो रचना थी उसका नाम क्या है? दोहा कोश। तो याद रखिएगा कौन सी रचना है? दोहा कोश। पूछ दिया जाता है सरहपा की रचना का नाम बताओ तो कौन सी है? प्रमुख रूप से दोहा कोश मानी जाती है। राहुल शक्राचार्य ने ये क्या कहा? प्रथम कवि माना था। फिर उसके बाद आते हैं सवर्पा। सवर्पा की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है चार्यापद है। ठीक। जो सवर्पा थे इन्होंने मोह माया को छोड़कर इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने मोह माया को छोड़कर क्या किया? सहज जीवन पर बल दिया था। कौन से जीवन पर? सहज जीवन पर बल दिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सहज जीवन पर बल किसने दिया था? तो याद रखिएगा सहज जीवन पर बल देने वाले कौन थे? सवर्पा। सवर्पा की रचना का नाम चार्यापद। फिर इसके बाद अगले लेखक देख लेते हैं। अगले लेखक है हमारे दुम्बिपा। कौन? दुम्बिपा। ठीक, याद रखिएगा दुम्बिपा। योग शर्मा। द्वीपोपादेश। कौन सी? अक्षर द्वीपोपादेश। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं थे दुम्बिपा। फिर इसके बाद और कवि थे मान लेते हैं जैसे कण्हपा। फिर इसके बाद कण्हपा के बाद आए लुइपा। फिर आए कुकुरिपा। कौन से थे? तो कुकुरिपा थे। कुकुरिपा। ठीक। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है सिद्ध साहित्य की कुल संख्या कितनी थी? तो 84। ये याद रखिएगा। सरहपा की रचना का नाम दोहा कोश और सवर्पा की चार्यापद, ये मुख्य हैं। ठीक। इसके बाद हमारा सिद्ध साहित्य के बाद आ जाता है नाथ पंथ। कौन सा? नाथ पंथ। नाथ पंथ की शुरुआत कब से हुई? तो नाथ पंथ की शुरुआत मानी जाती है 10वीं सदी से। कौन सी सदी से? 10वीं सदी से। ठीक, याद रखिएगा नाथ पंथ की कब से मानी जाती है शुरुआत? तो 10वीं सदी से मानी जाती है। जो शैव धर्म के थे, शैव धर्म, उन्होंने ही नाथ पंथ की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? तो शैव धर्म के लोगों ने नाथ पंथ की स्थापना की थी। इसके नाम कई मिल जाते हैं जैसे कौल मार्ग। फिर उसके बाद नाथ पंथ। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा योगिनी। याद रखिएगा। इसके बाद इसी का नाम दिया गया था हठ योग। कौन सा? हठ योग। जो नाथपंथी थे ये ईश्वरवादी थे। ठीक, कौन से वादी? ईश्वरवादी थे। जो हमारे सिद्ध थे वो क्या करते थे? अनीश्वरवादी थे। याद रखिएगा ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है। अनीश्वरवादी थे। तो अनीश्वरवादी कौन थे? जो सिद्ध थे हमारे सिद्ध, वो अनीश्वरवादी थे। और जो हमारे नाथपंथी हैं वो कौन से थे? तो ईश्वरवादी हैं। नाथ पंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथ पंथों की संख्या 9 मानी जाती है। याद रखिएगा 9 मानी जाती है। इसमें सबसे पहले माना जाता है किसको? तो माना जाता है गोरखनाथ को। किसको? गोरखनाथ। फिर उसके बाद आदित्यनाथ को ही क्या कहा जाता था? तो आदित्यनाथ को कहा जाता था जलंधर नाथ। कौन से? जलंधर नाथ। फिर उसके बाद अगले हमारे थे चौथे, देख लेते हैं प्रमुख मच्छंदर नाथ। कौन थे? मच्छंदर नाथ। फिर इसके बाद अगले देख लेते हैं। अगले माने जाते थे कौन से? तो गैनी नाथ को माना जाता था। कौन से? गैनी नाथ। फिर इसके बाद अगले देख लेते हैं। तो अगले जो छठवें कवि थे वो हमारे थे निवृत्त नाथ। कौन से? निवृत्त नाथ। तो ये हमारे प्रमुख कवि थे। ठीक, याद रखिएगा।
सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट क्या है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो याद रखिएगा 9 मानी जाती है। ठीक, तो हमारे जो गोरखनाथ थे, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन जो किया था, तो ये किया था डॉक्टर पीताम्बर, नोट कर लीजिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़वाल। कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़वाल। इन्होंने किस रूप में प्रकाशित किया, तो इन्होंने गोरखबानी नाम से प्रकाशित किया, गोरखबानी। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो किसकी पुस्तकों को, गोरखनाथ की पुस्तकों को कौन से नाम से, तो गोरखबानी नाम से प्रकाशित किया था। कौन से? गोरखबानी। कौन से नाम से, तो गोरखबानी नाम से प्रकाशित किया। ये चीज याद रखिएगा। कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़वाल थे। जो गोरखनाथ थे, इन्हीं की पुस्तकों में गुरु की महिमा, फिर इसके बाद प्राण साधना, आदि का वर्णन किया था इन्होंने, आदि का वर्णन मिलता है। ठीक, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। फिर इसके बाद आज के लिए बेसिक इतना ही। अब जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कवर करेंगे आदिकाल से। आदिकाल का ये थोड़ी सी झलक थी, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, पढ़ते चलिएगा साथ में। धैर्य बनाइए रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? धैर्य। आप लोग धैर्य से पढ़िएगा और विश्वास जरूर करिएगा। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं आज का। तो आज के हमारे प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो वीरगाथा काल को हमारे किसने कहा है आदिकाल? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर इसके बाद खुमार रासों के रचयिता का नाम। खुमार रासों के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या था? तो चंद्रबरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना? पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा। जगनिक की जो थी उसका नाम था परमाल रासो, परमाल रासो। इसके बाद हमारे कौन से हैं? नाल सिंह। नाल सिंह की रचना का नाम क्या है? तो विजयपाल रासो। क्या नाम था? विजयपाल रासो। याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। आप लोगों को ज्ञात ही हो गया होगा कि यूपी SSC पेट की डेट आ गई है। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? सिद्धों की संख्या मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? अभी हमने बताया था। तो सिद्धों की संख्या जो है वो मानी जाती है 84। इसी तरह से पूछ लेगा नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। तो प्रथम प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है अमीर खुसरो की। ठीक, सरापा की रचना क्या थी? तो दोहा कोश याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना देनी थी। जो हमारा YouTube चैनल है उसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या, हिंदी नोट कर लीजिएगा। हिंदी जो हमारी चलेगी वो मंडे और ट्यूसडे चलेगी। कौन सा? ट्यूसडे। फिर उसके बाद जो हमारी साइंस होगी, साइंस जो होगी वो हमारी चलेगी वेडनेसडे से फ्राइडे। याद रखिएगा, सॉरी वेडनेसडे और थर्सडे। फिर इसके बाद साइंस के बाद हम लोग हिस्टोरी पूरा जो है सामान्य ज्ञान जीके ये सब कवर करेंगे हम लोग फ्राइडे और सैटरडे में। कौन से? फ्राइडे और सैटरडे। याद रखिएगा, सैटरडे। फिर उसके बाद जो हमारा मैथ और रीजनिंग है
मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए आपके सुनील सर पढ़ाएंगे संडे को। एक संडे को आपको डेली एक टॉपिक करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा, हिंदी को मंडे और ट्यूसडे को हिंदी, वेडनेसडे और थर्सडे को साइंस, फ्राइडे और सैटरडे को हिस्टोरी। ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।